केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन के 35 दिनों के बाद प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घरों को जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें बसों का इंतजाम करेगी। गृह मंत्रालय ने 6 पॉइंट्स की गाइडलाइंस राज्य सरकारों को भेजी है। क्या है गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस, आइए नजर डालते हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य सरकारें मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों को घर भेजें, नोडल अथॉरिटी गठित करें, फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएं, राज्य सरकारें सहमति के साथ काम करें, फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी, बगैर लक्षण वालों को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, बसों को सैनिटाइज कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, राज्य सरकारें लोगों को पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेंगी, घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी, सभी को 14 दिनों का होम क्वारंटाइन में रहना होगा, लोगों को आरोग्य सेतु ऐप हमेशा ऑन रखना होगा ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। बात की जाए तो लोगों को उनके घरों तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। कोरोना संकट के बीच संक्रमण का खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है। राज्यों की बॉर्डर सील हैं, लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, कड़ी निगरानी में लोगों को घरों तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में फंसे लोगों को क्वारंटीन करने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें घरों में ही क्वारंटीन किया जा रहा है। तो कई जगहों पर तो मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि प्लेन बंद है, ट्रेन बंद है, मजदूरों को सरकारी बसों से ही घर लाया जाना है। ऐसे में घर की डगर बहुत कठिन है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। कोरोना संक्रमण के कारण चल रहे लॉकडाउन के दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को आवाजाही में छूट देने का ऐलान किया है और जिम्मेदारी सौंपी गई है राज्य सरकारों को। एक तरह से केंद्र सरकार ने राहत तो दी है, लेकिन इनकी आवाजाही को लेकर पैदा हुई व्यवहारिक कठिनाइयों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। हालांकि केंद्र ने साफ कर दिया है कि लोगों को बाकायदा इनकी स्क्रीनिंग की जाए और गंतव्य पर पहुंचने के बाद उन्हें होम क्वारंटीन में रखा जाए। सवाल यही है कि लॉकडाउन धीरे धीरे ही खुलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके बाद लोगों की जांच, उनकी सुरक्षा को लेकर एक नई कवायद या यूं कहें कि एक नई जंग सरकार को लड़ना पड़ेगी। सवाल कई है और यही हमारा आज का विशेष, मजदूरों की कठिन डगर। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं, रवीन जैन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। रिजवान जी, क्या कहेंगे? अविनाश, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मजदूरों की डगर कठिन है और सरकारों की भी अग्नि परीक्षा है, इसलिए कि मजदूरों ने धीरे धीरे धैर्य खो दिया है, सड़कों पर आने लगे हैं। जैसा कि हम लगातार देखते आ रहे हैं, बहुत से मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। बहुतों को रोका जा रहा है, वापस पहुंचाया जा रहा है। कई तरह के रास्ते में उन्हें परिस्थिति परेशानियों से दो चार होना पड़ता है और सरकारों ने अब बसें भेजना शुरू। लेकिन इन सब के बीच एक बार दुनिया भर से लोग आए और हम संक्रमित हो गए, आंकड़े चिंताजनक। अब दूसरी बार बहुत सी जगहों से, पूरे देश भर से मजदूर अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, अपने अपने पैतृक स्थान की ओर जा रहे हैं। अब उनके साथ किस तरह से सावधानी बरती जाए, उन्हें कितना ट्रेंड किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, कितना एक दूसरे से दूर रखा जा सकता है, तो यही इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। फिरोज सिद्दीकी, आप क्या कहेंगे? देखिए रिजवान जी, बड़ा दुख का विषय है कि हमने सारी दुनिया से लोगों को अपने हवाई जहाज भेज के बुलवाया, लेकिन वो जो गरीब मजदूर है वो आज भी असहाय है। लाखों तो पहुंच गए अपने अपने घर गंतव्य पे पैदल चल के, भूखे प्यासे, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लिए हुए, लेकिन कुछ अभी भी लाखों ऐसे हैं जो अपनी अपनी जगह फंसे हैं। सरकार ने घोषणा की थी शिवराज जी ने कि हम अपने बसें भेजेंगे, बुलाएंगे, लेकिन कहाँ है वो? आपने घोषणाएं तो कर दी, उतना इंतजाम नहीं किया, कोई क्वारंटीन सेंटर नहीं है, आपके पास कोई, सरकार के पास सूची नहीं है कि छतरपुर जिले के इतने हैं, झाबुआ जिले के इतने हैं, रायसेन जिले के इतने हैं,
कोई सूची नहीं है, कहाँ क्वारंटीन सेंटर्स है, रैपिड टेस्ट किट्स नहीं है कि आपने उनको किया है। आज बड़वानी में बड़ी शर्मसार घटना हुई कि पुलिस ने उनको लाठियों से भांजा, घुसने नहीं दिया और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर प्रताड़ित किया। अगर यही स्थिति 1.5 महीने बाद के लॉकडाउन के बाद भी रहेगी तो कैसे इस देश में काम चलेगा। और एक सवाल करता हूं मैं कि मोदी सरकार क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या सिर्फ मन की बात करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम यह है कि लोगों को, जो मजदूर है, अपनी ट्रेनों को चालू करें, अपनी ट्रेनों में उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का रास्ता तरीके से बिठाएं, एक एक सिपाही को जीआरपी की ड्यूटी लगाएं, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की ये पूरा फोर्स है उनके पास ले जाए और अपने अपने गंतव्य स्थानों तक छोड़ दें। अगर आप इस सोचे कि आसाम का मजदूर जो है वो, तो उसको हम है ना बॉम्बे से रेस्क्यू कर लेंगे, या हमारा छतरपुर का जो मजदूर है वो कर्नाटक से हम उसको वापस बुला लेंगे और बसों के माध्यम से बुला लेंगे, मैं समझता हूँ ये बड़ी असंभव सी बात है, बड़ा पेचीदगी भरा काम है। और इस मामले को लेकर सरकार को फिर से चेतना चाहिए, ट्रेनों को चालू करके मजदूरों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। अन्यथा अगर आपने जहां क्वारंटीन करा है तो मध्य प्रदेश सरकार जो है अपने उनके भोजन, खाने पीने की, रहने की, शेल्टर की सभी व्यवस्थाएं करें। धैर्यवर्धन शर्मा, क्या कहेंगे? मजदूरों को लाने का प्रयास सराहनीय है, सभी चाहते हैं मजदूर आए, लेकिन जो सावधानी है उसके बारे में भी चिंता है, इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी, जैसे उड़ जहाज को पंछी उन्हीं जहाज पे आवे, वही मजदूरों की स्थिति हो रही है। वो जहां पर काम कर रहे थे इस संकट काल में उन्हें घर की याद आ रही। ये स्वाभाविक भी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, दुख तकलीफ में अपने परिवार और रक्त संबंधियों के बीच रहना चाहता है। पर मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन की परिभाषा और मर्यादा को शायद लोग भूल गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बारंबार अपील की है कि जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन कोई शौकिया नहीं लगाया गया, कोई स्वेच्छा से नहीं लगाया गया, या आपके प्राणों की रक्षा के लिए लगाया गया। तो जो जहां पर है, जिस मुकाम पर है, वो वहां रहे। वहां का प्रशासन उनके भोजन पानी की चिंता कर रहा है, और लॉकडाउन हटेगा तो सारी सुविधाएं धीरे धीरे बहाल होंगी, वो वापस आ सकेंगी। और जिला कलेक्टर्स के माध्यम से, राज्य शासन के माध्यम से ऐसे तमाम मजदूरों को ध्यान में लाया जा रहा है। पर मुझे लग रहा है कि 3 तारीख के बाद ही वो छूट की कल्पना होगी, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि मजदूरों के हित में प्रशासन इस प्रकार के आवागमन के कोई बड़े निर्णय ले। और बहुत सामान्य सी बात है, जब घबराहट बढ़ जाती है तो व्यक्ति अपने कम परिचितों के बीच, अपने नए नवेले परिचितों के बीच खुद को बहुत तकलीफ में पाता है। उसको लगता है कि मैं अपने दायरे में पहुंच जाऊं, जब मेरे अपने लोग हैं, वहां से भावनात्मक संतोष मिलता है, उसको आर्थिक सहयोग भी मिल जाता है, दुख विपत्ति में अन्य प्रकार की मदद मिलती है, हौसला भी उसका बढ़ा हुआ रहता है। हौसला बढ़ा होगा, हिम्मत होगी तो बीमारी से जूझ भी लेगा। पर सरकार की चिंता कुछ और थी। सरकार को लग रहा था कि इतना बड़ा आवागमन अगर हम कराएंगे तो ये कोरोना डिसीज के वाहक भी हो सकते हैं। कौन जाने किस महानगर में किस पर ये बीमारी चढ़ गई हो, इसको लग गई हो, और यदि वो दूर गांव-गांव की यात्रा करेगा, छोटे छोटे शहरों कस्बों की यात्रा करेगा, तो वहां भी ये बीमारी फैल सकती है। इसलिए थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, दुख भी है, क्षमा प्रार्थी भी है। पर मुझे लग रहा है 3 तारीख तक थोड़ा सा और धैर्य, संयम से काम लेना चाहिए। फिरोज सिद्दीकी, योजना, रणनीति, कार्य क्षमता और रेलवे का उपयोग, इस तरह के कई सवाल वो उठा रहे थे, उस पर आप कुछ कहना चाहिए? अब मैं ये कहूंगा, देखिए आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ये धैर्यवर्धन शर्मा से ही मेरा सवाल है। क्या कहेंगे धैर्यवर्धन शर्मा? करना भी चाहिए। पर आप देखिए कि ऐसा लॉकडाउन क्या उन्होंने अपने जीवन काल में कभी देखा है? क्या दूसरे हमसे 10-20 साल बड़े लोगों ने अपने जीवन काल में ये देखा है कि हवाई जहाज बंद, रेल बंद, बस बंद, आवागमन बंद, राज्यों और जिलों की सीमाएं चौक कर दी गई, शहर में आप निकल नहीं सकते? तो मैं फिर कह रहा हूं, क्या ये शौकिया किया या ये कोई फिल्म का आपने बिना तैयारी किया, आपके ऊपर आरोप
लोगों मैं लौटूंगा, तैयारी किया है, मैं लौटूंगा, सरकार को ये कठोर लौटूंगा इस चर्चा। निर्णय लेने पड़ा। चलिए, अब रविंद्र जैन साहब से भी समझ लेता हूँ, अभी रविंद्र जैन साहब से भी समझ, संयम रखिए, वो समय के साथ सब खोला जाएगा और लोगों को पहुंचाने की चिंता सरकार कर रही है। धीरे धीरे आप देख रहे, भले ही विद्यार्थियों को लाना प्रारंभ किया हो, भले ही निजी वाहनों को आने जाने की अनुमति कहीं कहीं देना प्रारंभ कर दिया हो, पर धीरे धीरे उसको शिथिल किया जा रहा है, उसका सरलीकरण किया जा रहा है। और सरकार को भी चिंता है। मैं एक बार रविंद्र जैन साहब से इस चर्चा में जोड़ लूं अपने साथ, है उनको भी फिक्र है। हर्षवर्धन शर्मा, एक बार रविंद्र जैन साहब को भी जोड़ लूं। रविंद्र जैन, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं रिजवान भाई आपको रमजान की बधाई देना चाहूंगा कि आज आप रोजे में थे, और अभी मैं जब देख रहा था कि आप जल ले रहे थे तो कहीं ना कहीं वो रोजे की प्रक्रिया ही चल रही थी। खैर, जो मेन मुद्दा है, जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहे हैं, हम लोग सब बात कर रहे हैं, रिजवान भाई मैं पूछना चाहता हूं धैर्यवर्धन जी से, 9 जनवरी को पहला जो मरीज है वो केरल में मिल गया था। 9 जनवरी के बाद पूरी जनवरी, फरवरी, मार्च का एंड, क्या तैयारी थी? आपने लॉकडाउन किया, फैसला लिया, बहुत अच्छा है। हमने प्रधानमंत्री के हर बात का स्वागत किया है। उन्होंने कहा ताली बजाइए, हमने ताली बजाई, उन्होंने कहा थाली बजाइए, हमने थाली बजाई, उन्होंने कहा रोशनी जलाई। जो आपने कहा वो हमने किया, लेकिन इसका भी जवाब तो देना चाहिए कि आखिर 1.5-2 महीने हम क्या करते रहे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 40 दिन में अभी भी मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ लोगों में से 40,000 लोगों का भी पूरी तरह से परीक्षण नहीं हुआ है। आंकड़े जो बता रहे हैं, कल से इन्होंने आंकड़े छुपाना शुरू किए हैं। कल परसों तक ये आंकड़े आ रहे थे कि कुल 32,000 लोगों का परीक्षण हुआ है। इन 32,000 लोगों में से कम 5,000 लोग ऐसे हैं जिनका दूसरा और तीसरी बार परीक्षण है, यानी कि कुल 35,000 लोग जांच में आए हैं। यदि जांच हो जाए तो मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा बहुत बड़ा आ सकता है। जहां तक मजदूरों की बात है रिजवान भाई, मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर यदि भारत सरकार चाहे तो रेल सबसे अच्छा माध्यम है। मजदूरों ने जो झेला है, इस देश के मजदूरों ने, बहुत ही ज्यादा दुखद है। जो हमने देखे वीडियोस, जो आपने घटनाएं सुनी है, जो हमने अखबारों में पढ़ा है, वो मन को द्रवित करने वाला है। ये जो समय है निश्चित तौर पे कोरोना संक्रमण का समय है। किसी को अंदाज नहीं था कि इतनी बड़ी भयावह ये स्थिति बनेगी। महामारी का किसी को अंदाज नहीं था। इस समय राजनीति करने का समय नहीं है। इस समय है कि हम सब मिलकर, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और या पत्रकारिता का जगत हो, हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे ये समय है अभी कि भारत सरकार को कम से कम जो मजदूर फंसे हैं, जिनके परिवारों के लोग फंसे हैं, अगले 2 से 3 दिन में, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में ये 3 तारीख को पूरी तरह हटने वाला नहीं है। हमारा 26 जिलों से बढ़कर अब 32 जिले हो चुके हैं मध्य प्रदेश के। आज कटनी भी जुड़ गया है, जो आपका गृह जिला है। अभी कटनी में भी आज एक मिल गया है। तो भारत सरकार को तत्काल, हमारे राज्य सरकार को भारत सरकार से बात करना चाहिए, ट्रेनर लेना चाहिए, ट्रेनर से लोगों को भेजना चाहिए। और रिजवान भाई, केवल मजदूरों की समस्या नहीं है, समस्या यह है कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही है। लोगों को, कल मेरी आपसे बात हो रही थी, कितनी बुरी स्थिति है कि लोगों के पास राशन नहीं है। यदि आप फिगर देखेंगे कि इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, कई शहरों में जो आत्महत्याओं के केस बढ़ रहे हैं, लोग अपने बच्चों को सुसाइड करके खुद सुसाइड कर रहे हैं। अपने भोपाल की घटना देखिए आपने, ये ऐसी द्रवित करने वाली घटना है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बार बार बोलूंगा ना, मैं बीजेपी, कांग्रेस या किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो इस समय माहौल है, उस माहौल के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हमें खुद लॉकडाउन में रहना चाहिए, पालन करना चाहिए, हमें एक कोरोना की चेन तोड़ना चाहिए। ये तमाम सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सच ये है कि रोटी भी हमें चाहिए, उस मजदूर को रोजगार भी चाहिए। आधे लोग तो रिजवान भाई इस तनाव में जी रहे हैं इस समय कि लॉकडाउन कल हट भी जाएगा, उसके बाद जीवन कैसे चलेगा, कैसे वो ठेला लगाएगा, कैसे वो कपड़े की दुकान पे काम करने जाएगा, कैसे वो मॉल जाएगा, कैसे बाल कटाने जाएगा, इतना ज्यादा। और अभी भी मैं आपको सच बताऊं तो अभी भी कोई भी गाइडलाइन नहीं है, कोई स्पष्ट नहीं है। सरकार को ना पहले अनुमान था इतनी भयावहता का, ना आगे इस बात की कोई हमारे पास में एक्शन प्लान है कि इस लॉकडाउन के हटने के बाद किस तरह से। आज जो मैंने जो पढ़ा है कि रघु जी से बात की है, राहुल गांधी ने लंबी बातचीत हुई है, और उन्होंने जब बताया तो उन्होंने बताया कि कम से कम 68,000 करोड़ रुपया चाहिए पटरी पर लाने के लिए। तो भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार मजदूरों को लाने के लिए क्या कर रही है। और आप मजदूरों की बात कर रहे हैं रिजवान भाई, लगभग 50,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश के बच्चे बेंगलोर और पुणे में जॉब कर रहे हैं,
उन बच्चों की हालत आप पूछिए, उनके माता पिता से पूछिए क्या हाल है उनका। उन बच्चों को वापस लाने या जहां वो रह रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता। हमारे जो 32-34 जिलों के कलेक्टर रात दिन जगकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं तारीफ करूंगा, लेकिन हमारे पास में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास कि हम हर तरह से हर मोर्चे पे पूरी लड़ाई लड़ सके। हम सबकी जिम्मेदारी है कि सरकार को सुझाव दें, और अच्छे सुझाव जो हैं उसको सरकार को मानना चाहिए। एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है हमारे भाई ने कि रेलवे मंत्रालय से बात की जाना चाहिए और रेल को तत्काल चालू कराकर सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करके जो मजदूर फंसे हैं उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना चाहिए। जी रिजवान भाई। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद भाई, मैं आपकी भी सराहना करना चाहूंगा कि आपने स्वप्रेरणा से 250 परिवार चिन्हित किए, क्रॉस चेक किया कि वो वाकई जरूरतमंद है कि नहीं। अपनी पत्रकारिता के साथ साथ आपने समाज सेवा का भी एक बड़ा काम किया, और ऐसा ही प्रदेश में देश में बहुत से लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। पुलिस को थर्मस पहुंचाना हो या उन्हें मास्क देना हो या गमछे 1000 गमछे, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और सब अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन सरकार स्तर पर जो रणनीति और जो योजना है, हमारी जिम्मेदारी है उस पर सवाल भी उठाना, बेहतर सुझाव देना और सकारात्मक सहयोग करना। फिरोज सिद्दीकी, क्या कहेंगे? आज राहुल गांधी का जैसा जिक्र कर रहे थे, राहुल गांधी और बड़े अर्थशास्त्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे रघुराम रावत से आज राहुल गांधी की बातचीत हुई, उसके कुछ अंश भी आज रविंद्र भाई, मैं फिरोज सिद्दीकी से समझ लूं फिर आपके पास आऊंगा। जी उसके भी कुछ अंश है, सरकार को इस पर कोई सुझाव देंगे? उस राहुल गांधी का उद्देश्य क्या था इस सबके पीछे? इसलिए कि वो सरकार में तो है नहीं, तो उन्होंने ये चर्चा क्यों की? क्या सरकार को कटघरे में खड़ा करना मकसद है विपक्ष का? करना क्या चाहिए? देखिए, पहले तो मैं रविंद्र जैन जी को मैं भी कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई दूंगा, जिन्होंने थर्मस बांटे और कई गरीब बेसहारा अनाज भी बांटा। एक परिवार को तो बाकायदा घर दिलवा दिया उन्होंने। हाँ, सराहनीय कार्य कर रहे हैं पत्रकारिता में रह के, और इतना सराहनीय कार्य की पत्रकारिता कलम से तो सेवा कर ही रहा है, साथ में फिजिकली भी लोगों की सेवा कर रहा है। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, तो देखिए, हमने पहले दिन भी स्पष्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने कि राजनीति नहीं होना है इसका। ये बड़ा भारी संकट का है कि सारी मानव जाति के ऊपर संकट है, देश के ऊपर ये सबसे भयावह संकट है। इस पर पक्ष और विपक्ष को एक होकर चलना है। और राहुल गांधी जी ने जैसे न्याय योजना था जिसको हम 2019 के चुनाव में लाए थे, उन्होंने कहा कि आप इसका नाम ये मत रखिए, 12,000 रुपए आप लोगों के खाते में डाल दीजिए। लेकिन अगर सरकार उस बात को मान लेती और डाल देती तो आज ये भुखमरी नहीं होती। आज भी राहुल गांधी जी ने ये कहा कि 65-68 हजार करोड़ हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर हम 5-5 हजार भी लोगों के खातों में डाल दें, कम से कम ये लोग जो अलग अलग है, कोई सूरत में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई केरल में है, ये भूखा नहीं मरेगा। ये अपने पैसा निकाल के और 2 जून की रोटी का इंतजाम कर देगा। और दूसरी बात यह है कि कितने देश के, राहुल गांधी जी ने यह भी सुझाव दिया कि कितने देश के गोदामों सारे फुल भरे हैं और अभी हम गेहूं की खरीदी और कर रहे हैं, फिर भी हमारे देश के लोग ठीक है। ये कैसी व्यवस्था है? ये व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। राहुल गांधी जी ने जो सबसे बड़ी बात की है, उन्होंने ये कहा कि आप एक टेस्ट तो लगाइए ही लगाइए, आपको टेस्ट 20 लाख पर डे लगाना पड़ेंगे, जब जाके आप अमेरिका के लेवल पे आएंगे। और उनका ये भी कहना है कि आप आज तो हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, 2-4 महीने में एक बार संकट खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे बड़ा संकट एक और आएगा, वो आएगा रोजी रोटी का, अर्थव्यवस्था का। तो सरकार को एक प्लान बी बना के भी साथ में चलना चाहिए कि क्या हमको जैसे ही लॉकडाउन उठाएंगे तो हमारे दुकानदारों की दुकानदारी कैसे चलेगी, हमारे मजदूरों को मजदूरी कैसे मिलेगी, हमारे निर्माण क्षेत्र है, फैक्ट्री है, ये कैसे चालू होंगी। इस सब चीजों का जो प्लान है वो बना के रखना चाहिए और सरकार के पास एक एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए, जैसे बाकी के देशों ने किया है कि हर एविएशन इंडस्ट्री को, एमएसएमई को, सबको उन्होंने अपनी तरफ से पैसा दिया है ताकि वो वापस खड़े हो सके, अपने आप को सर्वाइव कर सके। ऐसा ही एक कुछ प्लान भारत में भी आवश्यकता है कि भारत सरकार को बनाना चाहिए। आज समय है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, अभी चीजें बढ़ रही हैं, हमें इस बीच में तैयारी कर ले। अभी बात आगे गई है, बात खत्म नहीं हुई है, तो अभी बहुत लंबा समय है। लेकिन इस मामले को लेकर सरकार को और मजदूरों का जो मामला है, इसको त्वरित निदान होना चाहिए, ट्रेनों को चालू करके। अब बहुत हो गया, अब हमारे मजदूर भाइयों का जो सब्र है वो जवाब दे जाएगा और उसके बाद वो लॉकडाउन का, ना सोशल डिस्टेंसिंग का, किसी चीज का पालन नहीं होगा। उनको अनाज मिलना चाहिए।
आप चावल लीजिए, चावल चौराहे पे रख दीजिए, लोग ले जाएंगे उठा के। इसी राशन कार्ड धैर्यवर्धन शर्मा, अब ये समस्या मिडिल क्लास की तरफ भी बढ़ने लगी है। जो लोअर मिडिल इनकम के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, इसलिए कि उनको आमदनी का कोई जरिया नहीं है और जरूरतें जो है वो तो है ही। दूसरा ये कि रेल का जो जिक्र हो रहा था, जैसा रविंद्र साहब भी कह रहे थे कि रेल का आप बहुतायत से उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास तकरीबन 2 करोड़ लोगों को एक साथ सफर कराने की क्षमता है हमारी रेल, तो क्या उसका हम उपयोग कर सकते हैं? कुछ दिन क्वारंटीन सेंटर उन्हें बना सकते हैं। मजदूरों को बसों के भरोसे तो आप मजदूरों को नहीं पहुंचाएंगे और अफरा तफरी मची ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जांच ये सिस्टम पर की जानी चाहिए, उस पर भी सवाल। कांग्रेस चिंता जता रही पर बहुत चालाकी के साथ को प्रचार भी कर रही है। कह रही है कि खाने के लिए नहीं है, लोगों को अनाज दे देना चाहिए। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा परिवार है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है और उसके घर में 3 महीने का एडवांस अनाज नहीं है? 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से घर पर दिया जा चुका है। उसके अलावा भी दूसरे माध्यमों से उनको मदद की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा मजदूर परिवार है जिसके महिला का जनधन में खाता नहीं है? और यदि जनधन में खाता तो क्या 500 रुपए प्रति माह उसके खाते में नहीं डाले जा रहे हैं? अन्य प्रकार के जो पेंशन भोगी लोग हैं, क्या उनको एडवांस 2-2 महीने की पेंशन पहुंचाई नहीं गई है? इसलिए सरकार पर यह आरोप लगाया जाना यह बहुत ही कुटिलता का परिचायक है और ये चालाकी है, ये सोची समझी रणनीति है। आज मध्य प्रदेश में कोई परिवार भूखा नहीं मर रहा। और सुनिए, मुझे बता दीजिए, अगर आप हॉट स्पॉट को छोड़ दें तो ऐसी कौन सी गली है जिसमें दूध नहीं पहुंच रहा है घर के में चाय बनने के लिए? ऐसी कौन सी गली है जिसमें फल विक्रेता जाकर के, सब्जी विक्रेता जाकर के गली में सब्जी नहीं बेच रहा है? ऐसा कौन सी गली है जहां पर किराने की दुकान से लोगों को किराना ना मिल रहा हो, चाहे वो दुकान की शटर डाले हो और आपको वो बाउंड्री से बाहर निकाल करके जीवन चलाना है? पूरी बात कर ले। 130 करोड़ अधिक की आबादी है। आप समझिए भारत में क्या हाल हो रहे होते अगर लोग भूखों मर रहे होते। हाँ, मैं एक बात स्वीकार रहा हूं गर्दन झुका करके कि जो हमारे मजदूर भाई यात्रा कर रहे हैं उनको जरूर तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, पर वो संयम खो बैठे, वो धैर्य खो बैठे। ये जरूर तकलीफ दे हो गया मामला। उनसे ये अपेक्षा की गई थी कि वह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जब महीनों महीनों अपनी मर्जी से रहते हैं तो थोड़ा सा ये संकट काल वहीं गुजार लेते। वह भोजन पानी का उनको आसरा मिलता, उनको छत मिलती रुकने की। ये भारत सरकार और वहां के कलेक्टर्स, वहां की राज्य सरकारें, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, उनकी चिंता कर रही थी। इसलिए मजदूरों ने थोड़ा सा संयम खोया, वो तकलीफ में वो चल दिए और जब कारवां निकल पड़ा तो थोड़ी सी तकलीफें हमारे सामने आ रही है। उसका मुझे लग रहा है मनुष्य होने के नाते मेरे हृदय में भी उतना ही कष्ट है जितना रविंद्र जैन साहब के में, जितना रिजवान साहब के में और फिरोज भाई जितना आपके हृदय में, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारा हृदय द्रवित होता है जब किसी मानव को हम तकलीफ में देखते हैं, किसी जीव मात्र को भी तकलीफ में देखते हैं। और इसलिए जो मैं बहुत साफ गोई के साथ कहता हूं कि हो सकता है तमाम सेवा भावी अधिकारी कर्मचारियों के बीच कुछ उसमें जीप पर सवार इल्लियां हो सकती हैं, जो हरिशंकर परसाई साहब ने जिनका नामकरण वर्षों पहले किया था। मैंने भी अपने बाल्यकाल में वो व्यंग पढ़ा था। वो हो सकता है इसमें भी कुछ मंजन करने के मूड में हो कि कुछ मेहंदी बांटते बांटते हमारे हाथ लाल हो जाए और हिंदुस्तान के तमाम सक्षम लोग वो निकल पड़े हैं, वो लोगों की मदद कर रहे हैं। और एक और बात बताऊं, हमारी डिबेट में बार बार उन मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता जरूर होनी चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जो बहुत दीनहीन कहता है खुद को, वो हर समय हाथ पसारे खड़ा हो जाता है मदद करो। जो बड़ा आदमी होता है उसको आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं होती। जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं वो बहुत शांत का जीवन जी रहे होते हैं, अपना आत्मसम्मान, अपना मान सम्मान बनाए रखे होते हैं वो, पर उनके घर में बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं होती। जितना वो कमाते हैं उनका खर्च हो जाता है। वो कहीं का उल्लेख किया था मैंने अभी आपसे थोड़ी देर।
वो उन गरीबों को, इसलिए कि अब उनके पास न राशन बचा है और न धन बचा है। निम्न आय वर्ग के जो मध्यम वर्ग के जो निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके पास ये नहीं बचा। आप कह रहे हैं फल वाला पहुंच रहा है, सब्जी वाला पहुंच रहा है, लेकिन खरीदने के लिए धीरे धीरे धन खत्म होता जा रहा है। इसकी एक चिंता है। और सबसे बड़ी बात, हम सबने ट्रेन का जिक्र किया है, फिरोज सिद्दीकी ने इस मुद्दे को उठाया, रविंद्र साहब भी कह रहे हैं, मैंने भी आपसे पूछा कि ट्रेन का हम उपयोग क्यों नहीं कर रहे, क्यों केंद्र सरकार ने ये सब चीजें राज्यों पर छोड़ दी हैं, क्यों केंद्र सरकार राज्यों को ट्रेन और इस तरह की चीजों की मदद नहीं कर रही, या राज्य सरकारें क्यों नहीं मांग रही है केंद्र से ये मदद? देशपांडे साहब, आपने बात इस प्रश्न को लगातार मेरे ध्यानाकर्षण में लाया, मैं आभारी हूं। और आप समझिए, यदि आप भी इस राष्ट्र की कमान आपके हाथ में भी होती तो क्या आपको ये फिक्र नहीं होती कि बिना इस बीमारी के फैलाव और भयावहता को जाने बगैर अगर रेलें एकदम से फिर से चालू कर दी जाए और वो कैरियर कोरोना के वो रेलों के माध्यम से जगह जगह पहुंचकर पूरे भारत को संक्रमित करते थे, तो क्या आप पर उंगली नहीं उठाई जाती? ये सरकार की चिंता का विषय है। वो तो बस में भी हो सकता है, वो तो बस में भी हो सकता है। आप जिस साधन से लाएंगे उसमें हो सकता है। आप उसकी व्यवस्था करते, आप उसको सैनिटाइज कराते। जी रविंद्र जी तो कुछ नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं कि यदि ट्रेन में संक्रमण हो सकता है तो संक्रमण तो बस में भी हो सकता है। मुझे लग रहा है, देखिए रेल बड़ी तादाद में लोग एक साथ हैं, हमारी ट्रेनों में पूरे बस टिकट पढ़ते हैं और छोटी युवाओं को तो हम एक कर बोलेंगे तो आपकी आवाज आएगी। मैं बोलूं, मेरा केंद्र सरकार का सवाल है, जीएसटी का पैसा आपने राज्यों पे दिया नहीं, राज्यों के पास पैसा नहीं है काम करने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए। आपने ट्रेनें बंद कर रखी हैं, ट्रेनें केंद्र सरकार को तुरंत चालू करना चाहिए। 2 करोड़ की क्षमता है हमारी ट्रेनों की, देश की अगर ट्रेनों को मिला दिया जाए 2 करोड़ लोगों को परिवहन करने की क्षमता है, तो क्या एक दिन में 1 करोड़ या 70 लाख लोगों को हम देश में इधर से उधर नहीं कर सकते? और 3 दिन में ये स्थिति बिल्कुल ही बदल जाएगी अगर हम अपनी ट्रेनों को चालू कर दें। आपको कर्नाटक से लाना तो आप बेंगलोर से ले आइए, क्या तकलीफ है उसमें? आप ट्रेन चालू कर दीजिए, एक के पीछे एक 4 ट्रेनें आ जाएगी, डिस्टेंसिंग का पालन हो जाएगा, डॉक्टर रहेंगे, लेकिन ये सब कुछ दुखद है। रविंद्र साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जयवर्धन शर्मा इसका जवाब ले लूं, फिर आपके पास आता। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रविंद्र भाई 1 मिनट रुक जाइए। जयवर्धन जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जयवर्धन। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, मैं उनकी बात काट नहीं रहा, उनको सुझाव देने का अधिकार है, पर मैं एक निवेदन कर रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री जी अकेले ये सब निर्णय कर रहे हैं? वो मुख्यमंत्रियों जी के साथ कम से कम 2 बार बैठ चुके हैं, हिंदुस्तान के पूरे मुख्यमंत्रियों से उन्होंने घंटों वार्तालाप किया, और पिछली जो मीटिंग हुई थी उनकी, वो सभी राजनीतिक दलों को बिलोंग करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर्स जिनके साथ जयवर्धन शर्मा वो मुख्यमंत्री जनता कर्फ्यू लगा रहे थे, यदि लॉकडाउन लगा रहे थे, तब उन्होंने किसी मुख्यमंत्री से कोई राय मशवरा किया था? अब तो आपने सारी परिस्थितियां जो है इस स्तर में आपने ला दिया है कि लोग अपनी अपनी जगह फंस गए, लोग निकल नहीं सकते, अब उन्हें वापस लाना है। अब तो राज्य सरकारों को कुछ ना कुछ करना है, इसलिए कि बहुत तरह का दबाव है, पॉलिटिकल लोग हैं, बहुत तरह का दबाव है। लेकिन केंद्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो इस पर एक नीति बन सकती है, बेहतर ढंग से चीजें हो सकती है, उस पर और अभी सोचने की जरूरत है। चलिए, मैं एक बार अंतिम में आपके पास फिर आऊंगा। कुछ कहना चाहते हैं रविंद्र जी? नहीं, मैं धैर्यवर्धन जी की बात का ही जवाब दे रहा था। धैर्यवर्धन जी का कहना था कि यदि ट्रेनें चलेंगी तो संक्रमण फैलेगा। मैं पूछना चाहता हूं धैर्यवर्धन जी, यदि ट्रेनों में संक्रमण फैलता है तो क्या बसों में संक्रमण रुक जाता है क्या? यदि हम बसों से उनको ला रहे हैं तो हमारे पास में एक ही टेक्नोलॉजी वो है कि हम सैनिटाइज कराएं, तो क्या हम ट्रेनों को सैनिटाइज नहीं करा सकते? क्या हम उस टेक्नोलॉजी का उपयोग ट्रेनों में और ट्रेनों की बोगी में नहीं कर सकते? अभी जो योजना बन रही है कि ट्रेनों में केवल लोअर बर्थ रहेगी और अपर बर्थ रहेगी, बीच की बर्थ नहीं रहेगी। ट्रेनों में किराया 3 गुना किया जाएगा, लेकिन 3 गुने कम लोग बैठेंगे। तो ये सारी चीजों के साथ में हम उन मजदूरों को क्यों नहीं ला सकते? आम आदमी के लिए ट्रेन चलाने के लिए हम पूरी रणनीति बना रहे हैं, पूरी योजना बना ली है, सारी नीति बन गई है, सारा तय हो गया है।
तो वो सारा तय यदि आम आदमी के लिए और इनकम के लिए हो सकता है तो वो इन मजदूरों के लिए क्यों नहीं हो सकता? ये जो मैं जवाब चाहता था धैर्यवर्धन जी से। जी मैं ऑलरेडी रविंद्र जैन साहब केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सारे सॉल्यूशन 3 तारीख के पहले ही क्यों लेने पर उतारूं? सरकार ने 3 तारीख निर्धारित की है कि 3 तारीख तक थोड़ा स्ट्रिक्ट रह करके हमें लॉकडाउन का पालन करना है, उसकी समीक्षा प्रतिदिन हो रही है। बात देखिए धैर्यवर्धन जी, बात हो रही है सड़क पे खड़े हुए मजदूर की, सड़क पे खड़े हुए मजदूर की बात हो रही है। इंतजार क्यों करते हैं? हम उन तारीखों के पहले रणनीति क्यों नहीं बनाते? सवाल तो यही है। मैं आपको बताऊं रिजवान भाई, एक कटु सत्य है कि जितने लोग इस समय कोरोना से मारे गए हैं उससे दुगने से ज्यादा लोग भुखमरी और सड़कों पर मारे गए हैं। इस बात को आप बिल्कुल मतलब आप इनको 100% मान के चलिए कि कई लोग ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, रास्ते में मतलब सैकड़ों मील चलने से उनके पैरों की हालत खराब हो गई है और रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं लोग। तो आप इस बात को नहीं मानते हैं कि कोरोना से ज्यादा लोग उसमें मारे जा रहे हैं? हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की गलती है, बीजेपी की गलती है या मोदी जी की गलती है, शिवराज जी की गलती है, हम सबकी गलती है। हम उन मजदूरों को राहत नहीं दे पाए, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं इस आरोप को नकार रहा हूं, कतई स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हूं मैं, क्योंकि आपने बड़ी स्पष्ट तरीके से यह कहा है कि कोरोना से जितने लोग नहीं मरे इस दौरान तो भूख से मर गए। यह कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि मुझे सही कह रहा है रविंद्र जी, आपको अंदाजा नहीं है। प्रतिदिन एक्सीडेंट में मरता है तो भूख से कितने मरते हैं वो भी सबको पता है। कोरोना में इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है। और आदरणीय रविंद्र जैन साहब, आप मध्य प्रदेश के बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मैं विनम्रता पूर्वक केवल यही प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी अकेले इस प्रकार के कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श करते हैं, 2-2, 3-3 बार उनका वार्तालाप हुआ है। धैर्यवर्धन जी, मैंने मोदी जी पर आरोप नहीं लगाया, मैंने शिवराज जी पर आरोप नहीं लगाया, मैंने साफ कहा है कि हम सबकी गलती है। हम सब मान रहे हैं, हम अपने को भी मानते हैं। एज ए पत्रकार हमको सुझाव देना चाहिए, हम अपनी भी गलती मानते हैं। चलिए, उन्होंने मोदी जी से लंबा डिस्कशन किया है, इसलिए जो राष्ट्रीय निर्णय है वो सामूहिक निर्णय है, पूरे हिंदुस्तान की मशीनरी का निर्णय है। उनको कुछ समझ आ रहा होगा, उनके पास कुछ आंकड़े होंगे, उनके पास कुछ भविष्य का कुछ भयावह चेहरा दिखाई पड़ रहा होगा, इसलिए ये कठोर निर्णय लिए गए। पर मुझे मालूम है कि प्रधानमंत्री जी फिर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठेंगे, बाकी लोगों से निरंतर उनकी चर्चा हो रही है। ये सब सुझाव जो आप दे रहे हैं इन सब को खोला जाएगा। धैर्यवर्धन शर्मा, जो राहुल गांधी की जो चर्चा हुई है रघुराम रावण से, उस पर कुछ सरकार स्तर पर कोई निर्णय लिया जाना है, कुछ विचार उस पर होगा, उसको कैसे लेती है बीजेपी उस तरह के सुझावों? देखिए, लोकतंत्र में देश का एक एक नागरिक का सुझाव हमारे लिए बहुत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, यदि वो कोई सुझाव देंगे और नेक नियति के साथ देंगे तो निश्चित तौर पर हम शर्माते उनके सुझाव को स्वीकारेंगे, क्योंकि महामारी के समय हमारे लिए एक एक व्यक्ति का विचार बहुमूल्य है। ये बात मैं दोहरा करके कह रहा हूं, राहुल गांधी जी उनसे अलग नहीं है। और मेरा इतना सा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी जुबान पर मीठा बोल रही है, पर इस प्रकार के सुझाव देकर के कहीं ना कहीं भीड़ को अनियंत्रित कराना चाहती है, कहीं ना कहीं अफरा तफरी का वातावरण बनाना चाहती है, कहीं ना कहीं लोगों की भावना भड़काने का रही है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसे सुझाव क्यों देते हैं, ऐसी बातें क्यों करते हैं? इतना बहुत मौका मिलेगा राजनीति करने का, आप बिल्कुल जनता फटकार करके मान लीजिए। धैर्यवर्धन, आप इनकी बात सुन ले। धैर्यवर्धन शर्मा, की बात सुन लेने कहिए जहां पर इनको समझना चाहिए इस बात। धैर्यवर्धन शर्मा, फिरोज सिद्दीकी कुछ कह रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी, एक मिनट। धैर्यवर्धन जी, फिरोज सिद्दीकी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। यदि वंचित किसी धैर्यवर्धन, हाँ बताइए फिरोज सिद्दीकी आप। अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि देश के जो गोदाम है वो गेहूं, चावल, दाल, तमाम सामानों से भरे हैं, वो गरीबों में बांट दीजिए, लोगों में बांट दीजिए, तो क्या गलत कहते हैं? क्या ये हम लोगों को भड़का रहे हैं? क्या हमारी जो रेलवेज है, आज अगर
देश को की हर विपत्ति में रेलवे काम आया है, चाहे युद्ध का समय हो, चाहे और कोई भी समय हो, रेलवे काम आया है। क्यों आज रेलवे का उपयोग नहीं किया जा रहा है? क्यों आज टेस्टिंग जो किट्स है वो नहीं बढ़ाई जा रही ताकि जल्दी से जल्दी टेस्ट हो, जल्दी से जल्दी जो लोग संक्रमित है आइसोलेट हो, अलग हो और हम लॉकडाउन खोलने की तरफ बढ़े? तो क्या ये अगर राहुल गांधी जी कहते कि गरीबों के खाते में 5,000 रुपए डाल दीजिए आप ताकि वो अपना भोजन राशन कर सके, भोजन कर सके, उनके भूखे ना रहे, तो क्या ये गलत बात कह रहे हैं? मैं तो ये देख रहा हूं कि सरकारें जो केंद्र सरकार है उसने सारा भार राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया। राज्य सरकारों के पैसा जीएसटी का दे नहीं रहे। 15,000 करोड़ तो मध्य प्रदेश सरकार का ही था, जब हम सरकार में थे, कांग्रेस थी, तभी हमने हिसाब निकलवाया था कि 15,000 करोड़ हमारा बकाया, वो 15,000 करोड़ दे दे ताकि जो कोरोना है, कोरोना के संकट से हम जल्द से जल्द उबर सके। लेकिन सरकार कोई बात सुनना नहीं चाहती, केंद्र सरकार कोई बात सुनना नहीं चाहती। लॉकडाउन किया था, ताली थाली बजवाई थी, दिया जलवाया था, तो क्या मुख्यमंत्रियों से पूछा था आपने? क्या आपने कोई गाइडलाइन बनवाई क्या? तो आपको चर्चाएं करना पड़ेगी और एक ठोस प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा, वरना ये जिस तरीके से हिट एंड ट्रायल चल रहा है, मैं समझता हूँ हम एक भयानक संकट की ओर और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है। मैं आपके पास आखिर में आऊंगा, आपके पास आखिर में आऊंगा, मैं आपके पास आखिरी में आऊंगा, आखिरी में, इसलिए कि रविंद्र जैन साहब से भी कुछ समझ लूं। जैसा कि धैर्यवर्धन कह रहे थे, रविंद्र भाई, धैर्यवर्धन अभी कह रहे थे कि लोगों ने धैर्य नहीं रखा, वो रुके नहीं और निकल आए सड़कों पर। अब मजबूरी हो गई है सरकारों की, सरकारों के स्तर पर, प्रदेश सरकारों के स्तर पर, केंद्रीय सरकार के स्तर पर मजदूर जहां जहां थे, जहां जहां फंसे थे, वहां उनको क्यों नहीं उस तरह से भरोसा दिला पाए? क्यों, क्या वो सारी सुविधाएं मुहैया उन्हें नहीं करा पाए? जांच तो हो ही नहीं पा रही उस स्तर पर, व्यापक स्तर पर, जिस पर बहुत ढेर सारे सवाल हैं। मजदूर आखिर क्यों अधीर हुए, क्यों बाहर निकल आए? ये कौन सा अफवाह तंत्र है जो मजदूरों को भ्रम पैदा कर रहा है? इन सब चीजों को आप कैसे देखते? देखिए रिजवान भाई, टीवी चैनल पर बैठकर, हम अपने घर पर बैठकर उस मजदूर के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, जिसके पैर ना फटे बीमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हम यहाँ कह दे कि उन्हें धैर्य खो दिया। सच्चाई है कि उन मजदूरों के बीच में जाकर देखिए उनकी हालत क्या है। एक 12 साल की बच्ची अपने घर के 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले दम तोड़ देती है पैदल चल कर। एक गर्भवती महिला को लोग 12-12 15-15 किलोमीटर पैदल चला रहे हैं। ये लोग पागल नहीं है, ये धैर्य खोलने वाले लोग नहीं है। इनका दर्द है, उस दर्द को महसूस करना होगा। और यदि हम दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे तो हम इंसानियत को पालने वाले नहीं कहलाएंगे। रिजवान भाई, कोई पागल आदमी नहीं है जो इतनी दूर दूर 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर चल पड़ा है, पेट में रोटी नहीं है। मैंने देखा था एक टीवी पे अभी कि दुर्ग, जो रायपुर भिलाई के पास दुर्ग है, दुर्ग से पश्चिम बंगाल कलकत्ता के लिए साइकिल से जा रहे हैं और उनके पास पूरी तलाशी लेने पर 3 बिस्किट के डब्बे, बिस्किट के पैकेट मिले हैं, वो भी 10-10 रुपए वाले। उन 3 बिस्किट के पैकेट से वो कितनी बड़ी यात्रा करने निकले हैं। तो आप सोचिए, हम यहाँ बैठ के कह दें कि इन्होंने धैर्य खो दिया इसलिए ये सारी स्थिति बन गई। सच्चाई है कि हमने उसको नापा ही नहीं कि उनका धैर्य कितना है, हमने तय नहीं किया। आप सोचिए कि जिन घरों में वो रह रहे थे किराए से, उनका मकान मालिक किराया मांग रहा था। आपने टेलीविजन पे आके कह दिया किराया मत मांगिए, इससे कुछ नहीं होता है। मकान मालिक को तो किराया चाहिए, नहीं तो वो सामान बाहर फेंक देगा आपका। और ये तमाम सारी जगह हो रही हैं। धैर्यवर्धन जी को लगे ना लगे, लेकिन ये सत्य है। मैं भोपाल के बता सकता हूं कि भोपाल में भी मकान मालिक, कई वीडियो भी आ चुके हैं कि मकान मालिक साहब कह रहे कि रहना रही है, मुझे भारत सरकार से नहीं मतलब नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश से नहीं है, मुझे अपने किराए से मतलब है। इस तरह की तमाम सारी चीजें हैं। मैं धैर्यवर्धन जी फिर से पुनः आपके निवेदन करूंगा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है, जो जमीनी सच्चाई है, वो आपके सामने बयान कर रहा हूं कि मजदूरों का ये मत बोलिए कि धैर्य खो गए, बल्कि ये बोल गए कि उनके सामने ऐसी मजबूरियां थी कि उनको उस मजबूरी में वो चल दिए हैं। ये उनके कष्ट के लिए हम सब दोषी हैं। अकेली बीजेपी, अकेली केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, कांग्रेस, भाजपा नहीं, हम सब दोषी हैं, क्योंकि हमने उनके दर्द को समझ नहीं पाया, उसके पहले हम व्यवस्था नहीं कर पाए। धन्यवाद। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। फिरोज सिद्दीकी कुछ कह रहे थे, वो भी कुछ कह रहे थे। तमाम स्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिनकी हमको कल्पना नहीं होती। तो कई दृश्य ऐसे देखने में आ रहे हैं जो लोगों को कल्पना नहीं थी कि ऐसे हालात भी बनेंगे। पर अभी फिरोज खान साहब ने बहुत सारे आरोप। धैर्यवर्धन, बस एक बात कहूंगा मैं, एक बात कहूंगा। धैर्यवर्धन, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। एक बात मैं कहूंगा, ये कल्पना नहीं, योजना है,
हमारी दृष्टि है, अगर हमारी दूरदृष्टि है, तो ऐसी सारी कल्पनाएं हमको पहले से होनी चाहिए। राज्यों को 3-3 महीने का राशन उपलब्ध करा दिया और राज्य सरकारों ने भी 3-3 महीने का राशन घरों तक। रिजवान भाई, राशन की किस्सा तो आपको पता है, राशन तो कल ही आपने सुनाया मुझे। क्या कहूं मैं, क्या कहूं के खातों में भी पैसा डाला गया, जनधन खाते में। धर्मधन जी बताएंगे अभी रिजवान भाई आपको राशन का कि किस तरह का राशन बट रहा है। मैं विनम्रता के साथ कह रहा हूं जी, कहिए, कुछ कह रहे हैं आप। चलेगा यदि ये लोग किसी के भड़काने में काम चल दिए हैं या कोई भूल चूक कर रहे हैं, तो उनके कारण से पूरे हिंदुस्तान की जनता को खतरे में नहीं डाला जा सकता। इसलिए उनको प्रशासन जगह तगह पर रोक रहा है, रास्ते रास्ते में बैरिकेड्स हैं। ये फिरोज सिद्दीकी यही पूछ रहे थे कि आपने कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, क्वारंटाइन कहाँ कहाँ करेंगे उन्हें, तो उसका कोई लेखा जैसा कुछ है जी? कुछ कह रहे हैं धैर्यवर्धन शर्मा? इस बात तो मैंने बताया ना कि फिरोज सिद्दीकी एक बात और पूछ रहे थे, फिरोज सिद्दीकी और एक बात पूछ रहे थे कि क्वारंटीन सेंटर आपने कहाँ कहाँ बनाए हैं, जब ये मजदूर आएंगे तो उन्हें कहाँ क्वारंटाइन कराएंगे, कुछ आपकी क्या रणनीति है, क्या योजना है, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? ये मैं व्यवहारिक कठिनाइयां मान रहा हूँ। मजबूरी है कि उनको हो सकता है भोजन की तकलीफ हुई हो, और हिंदुस्तान के लोग इतने निष्ठुर नहीं है। गिने चुने लोग राक्षस प्रजाति के हो सकते हैं कि जिनके लोग काम करते हो वो उनकी ऐसी तकलीफ में भोजन की चिंता न कर रहे हो। आज भी मैं फिर कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि मध्यम वर्गीय लाखों लोग ऐसे हैं जो अपना पेट काट करके उन गरीबों की मदद कर रहे हैं, और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। केंद्र सरकार और कोई भी राज्य सरकार। यह आपत्ति काल है, यह विपत्ति काल है। इस समय बहुत सारी तकलीफें ऐसी आएंगी जिनकी कल्पना ना मुझे, ना रविंद्र जैन साहब को, ना मेरे पैनल में जुड़े मित्र को है। इसलिए हमको धैर्य पूर्वक उन समस्याओं का समाधान करना होगा, और शनै शनै मुझे लग रहा है सरलीकरण किया जा रहा है, धीरे धीरे वो गांठ को खोला जा रहा है ताकि लोग सुखद तौर पर अपने घर पहुंच सकें, क्योंकि उनके प्राण रक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि उनकी सुखदायी यात्रा करना प्रायोरिटी हो सरकार की। चलिए, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अविनाश, आपने सुना, आप जिस तरह से देख रहे हैं, सर कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि सरकार अपने स्तर पर सब कुछ कर रही है, सब से कर रही है और किसी को कल्पना नहीं है जी। लेकिन अगर हम व्यवस्थाओं और सिस्टम की बात करें जी, तो कोई भी योजना जी बिना दूरदृष्टि के आने वाले वक्त के परिस्थितियों के हिसाब से अगर नहीं बनाई जाएगी तो उसकी सफलता की परिस्थितियां बहुत कम होंगी, बहुत कम चांसेस जी। तो अब भी सरकार को चेत जाना चाहिए, सरकारों को जी, कि इस पर योजना बनाए, बेहतर ढंग से योजना बनाए जी, और लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए जी। सरकारें कह रही है रुके रहिए, वहीं रहिए, हम जैसे बहुत ढेर सारे माध्यम है आपके पास जी, हमसे संपर्क कीजिए जी। आप जागरूक हैं, आपके पास सोशल मीडिया और इस तरह की बहुत ढेर सारी चीजें हैं जी, और आजकल तो बहुत गरीब लोग जो है उनके पास भी मोबाइल और इस तरह की चीजें हैं जी। संपर्क कीजिए, मिलिए जुलिए, बताइए, दूरी बनाकर रखिए, और इतने अधीर मत होइए कि पैदल चल दीजिए। इस गर्मी के मौसम में यदि आप पैदल चलेंगे जी, जाहिर है आप स्वयं को भी कष्ट में डालेंगे, कई तरह की अपनी परिस्थितियां बनती हैं। धैर्य रखें, और धैर्य रखना बेहद जरूरी है, बिल्कुल। और हम सेतु की तरह आपके साथ लगातार हैं, बिल्कुल। और हमें ऐसे संकट के समय में, ऐसी परिस्थितियों में एकजुटता का परिचय देना बहुत जरूरी है। और जिनके पास धीरे धीरे धन और साधन कम होते जा रहे हैं, सरकारों को भी उस पर कोई रणनीति बनानी चाहिए, और उन रणनीतियों के साथ सरकारों को और बेहतर काम करना चाहिए। यही समय है आपके नेतृत्व की कार्यकुशलता का, आपकी प्रशासनिक क्षमता को बेहतर ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का और लोगों को राह पहुंचाने का। अविनाश, बिल्कुल सही कहा आपने रिजवान जी। और रहा सवाल जिस तरह से आवाजाही में छूट देने का ऐलान तो केंद्र सरकार ने कर दिया है, लेकिन कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयां इनमें सामने आने वाली हैं, और उसी पर हम लोगों ने अभी जो चर्चा की, तरह तरह के सुझाव आए, और जो पीड़ा है मज़दूरों की वो भी सामने रखी गई। लेकिन मज़दूरों को भी, जैसा आपने कहा, कि समझना चाहिए कि एकदम से जहां वो हैं वहां से छोड़कर अपने
गृह नगरों की तरफ वो जिस तरह से बढ़ रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा धैर्य से काम वो लें, तो सरकारें भी उन तक अब मदद पहुंचा सकेंगी और मीडिया के थ्रू भी वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं सरकारों तक, और निश्चित तौर पर उन तक मदद पहुंचेगी। और हमारी भी उम्मीद यही है कि वो अपने घरों तक पहुँचें, ज़रूर सुरक्षित पहुँचें और स्वस्थ रहें। और सरकारों को भी चाहिए कि रणनीति बनाकर, एक बेहतर वातावरण बनाकर ही उन्हें अपने घरों तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।